आज की हमारी कहानी है चतुर बगुला और मूर्ख खेकड़े की कहानी। तो चलिए आज की कहानी हम शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। रामपुर गांव के पास जंगल के किनारे एक तालाब था, जिससे लोग मानसरोवर के नाम से जानते थे, जो कि हमेशा पानी से भरा रहता था, जिसके कारण उस तालाब में बहुत सारे अनेकों प्रकार की मछलियाँ, कछुआ और जीव जंतु रहते थे। वह तालाब इतना सुंदर और साफ सुथरा था कि रामपुर गांव के लोग उसी तालाब से पानी पीते थे। शाम ढलते ही गांव के अधिकतम लोग उसी तालाब के पास जाकर बैठ जाते थे, जिससे उनको शुद्ध हवा और ताजी हवा मिलती थी। मानसरोवर तालाब में कई बगुले रहते थे, जो समय के साथ उस तालाब को छोड़कर जंगल के दूसरे नदी में जाकर रहने लगे। बगुलों को वहां पर और अच्छे जीव जंतु खाने को मिलने लगे थे। एक समय ऐसा आया, मानसरोवर तालाब के सारे बगुले उड़कर दूर नदी में चले गए, जिसके कारण उस तालाब के अंदर रहने वाले सभी जानवरों के अंदर खुशी की लहर दौड़ पड़ी। लेकिन उन बगुलों में एक बगुला उस तालाब को छोड़कर ही नहीं गया, क्योंकि वह बहुत ही आलसी और निकम्मा था। वह अपने भोजन के लिए बिल्कुल ही मेहनत नहीं करता था, जबकि वह प्रतिदिन किसी टिल्ले पर बैठकर बड़े बड़े सपने देख रहा था, जिसके कारण वह बगुला कभी भी बिना कुछ खाए ऐसा ही सो जाता था। यही वह कारण था कि बगुला दिन प्रतिदिन बहुत ही कमजोर हो जा रहा था। एक दिन आलसी बगुले ने सोचा, हमारे सारे दोस्त भी यहाँ से चले गए हैं, तो चापलूसी के कारण कभी भी उसे कुछ खाने को कोई ना कोई दे ही देता था। अब उस तालाब में उसका कोई नहीं बचा। बगुले ने फिर सोचा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो समय से पहले ही मर जाएगा। अब तो उम्र भी हो चुकी है मेरी, खाने के लिए कुछ ना कुछ जतन करना ही पड़ेगा। और वह चिंतित हो उठा। अगली सुबह आलसी बगुले के दिमाग में एक चतुराई भरा उपाय सूझा। वह सुबह सुबह नदी के किनारे एक बड़े पत्थर पर जाकर बैठ गया और बहुत जोर जोर से रोने लगा तथा मोटे मोटे आंसू बहाने लगा था। ऐसा करते हुए उसे सुबह से दोपहर हो चुकी थी। तभी उसके पास उस नदी का सबसे बुजुर्ग खेकड़ा उसके पास आया और बोला, बगुले दोस्त, क्या हुआ? क्यों इतना तेज तेज रो रहे हो? बगुला अंदर से भरे मन से बोला, क्या बताऊं मामा जी, और फिर जोर जोर से रोने लगा। क्या हुआ? खेकड़े ने फिर से पूछा। बताओ से सही, बगुले ने खेकड़े से बोला। मामा जी, कई दिन पहले मैं पेड़ पर बैठा था, तभी मुझे इस दुनिया के मालिक त्रिलोकी नाथ से मुलाकात हुई। उन्होंने बोला, यह तालाब बहुत जल्द सूख जाएगा, तुम कहीं और चले जाओ। बगुले ने फिर बोला, मामा जी देखो, मैंने तब से मछलियों को खाना छोड़ दिया है, जिसके कारण मैं पतला दुबला हो रहा हूँ। मेरा क्या, मेरी तो कुछ भी
ही दिन में उम्र हो जाएंगी। लेकिन इस तालाब में रह रहे सभी जीव जंतु हमारे भाई बहन की तरह है। तालाब सूख जाने की वजह से इसका क्या होगा? और वह जोर जोर से फिर रोने लगा। बगुले की सारी बातें बूढ़े केकड़े ने तालाब के सभी जीवों को बता दी। सभी इकट्ठा होकर बोले, चलो बगुला महाराज के पास चलो, वही कुछ हमें बचाने का उपाय बताएंगे। बूढ़े केकड़े ने के साथ सभी जीवों को बगुला अपने पास आते देख उसके मुंह में तो पानी आ गया। केकड़े ने बोला, बगुला मामा, आप ही बताओ, हम लोग कैसे बचे, क्या करें? बगुला केकड़े की बात सुन शांत हो उठा, कुछ नहीं बोला। फिर सभी जीव बोलने लगे, बगुला 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 महाराज, बचा लो हमें। फिर बगुले ने बोला, मेरे पास एक उपाय है। आप सभी को एक एक करके अपनी पीठ पर बैठा के दूर नदी में छोड़ आऊंगा। इसके बाद सुन सभी खुशी से झूम उठे और जोर जोर से बोलने लगे, बगुला महाराज की जय, बगुला महाराज की जय, बगुला महाराज की जय। अब बगुला अपने शिकार अपने पास देख खुशी से गदगद हो उठा। उसी दिन से बगुले ने अपनी पीठ पर एक एक को बैठाकर तालाब के बगल एक पहाड़ी पर ले जाता और उस जीव को मार कर खा जाता। देखते देखते बगुले के सेहत में सुधार होने लगा। तालाब के सभी जानवर एक दूसरे से बोलने लगे, देखो बगुला महाराज, अब से हम लोगों की मदद कर रहे हैं, इसी सेहत भी ठीक हो चुकी है। यह देख खेकड़े को संदेह होने लगा। वह बगुले की सेहत का राज जानना चाहता था। अगले ही दिन केकड़े ने बगुले से बोला, हमें कब ले चलोगे? बगुले ने बोला, हाँ हाँ लेके जाऊंगा ना मामा जी, आज आपको ही लेके जाऊंगा, छोड़ आऊंगा मैं आपको वहां। केकड़ा बगुले के ऊपर बैठा। कुछ दूर चलते ही उसको बहुत सारी हड्डियां और अस्थियां पंजर नीचे देखने को मिली। केकड़ा समझ गया और बगुले से बोला, बगुला महाराज, ये नीचे क्या है? बगुला जोर जोर से हंसने लगा और बोला, मैं यही सभी को लाकर मार कर खा जाता हूँ, आज तुम्हारा नंबर है। तभी केकड़े ने अपनी नकुले पंजे से बगुले की गर्दन को दबोचकर पकड़ लिया और तब तक नहीं छोड़ा जब तक बगुला मर नहीं गया। केकड़ा वहां से तेजी से भागता हुआ तालाब में पहुंच गया। पहुंचने के बाद और सारी बातें सभी को बता दी, जिसकी सुनते ही सभी जीव प्रसन्न हो गए और आनंद से झूमने लगे और बोले, हमें बगुले के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए था, हमने बहुत बड़ी गलती की है। हमारे सारे दोस्त मारे गए इस बगुले महाराज की वजह से। अब हम क्या करेंगे? हमने उन पर ज्यादा ही विश्वास कर लिया था ना। तो ये कहानी हमें ये सीख देती है कि हमें किसी अनजान की बातों में नहीं आना चाहिए। हमेशा अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए।
कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, हमें उसका सामना डट कर करना चाहिए। ये कहानी है हमारी होशियार चतुर बगुला और मूर्ख खेकड़े की। आज की हमारी कहानी है मार के आगे भूत भागे। तो चलिए आज की कहानी हम शुरू करते हैं। रामपुर गांव में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसकी पत्नी बहुत ही लालची, कंजूस और गुस्सैल थी। पंडित अपना घर चलाने के लिए प्रतिदिन दूर दूर तक के गांव में पूजा पाठ करवाने जाता था। पूरे दिन कमाए पैसों तथा आटा चावल जो मिल जाता था, उसे पूरे दिन कमाए पैसों को वह शाम को अपनी पत्नी को दे देता था, जिससे उसकी पत्नी घर चलाती थी और थोड़े थोड़े पैसे की बचत भी करती थी। एक दिन पंडित को गांव में घूमते घूमते सुबह से शाम हो गई, लेकिन उसे की पूजा सुनने वाला कोई भी यजमान नहीं मिला, जिसके कारण पंडित को शाम को खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ा। पंडित घर आकर देखता है कि पंडिताइन आंगन में झाड़ू लगा रही है। वह अपने पति देव को खाली हाथ देखकर गुस्से से लाल हो गई। उसने आओ देखा ना ताव झाड़ू से पंडित की पिटाई करना शुरू कर दिया। अब पंडित जी के ऊपर दे दनादन झाड़ू पड़ रही थी। उसके कारण वह गोल गोल घूम रहे थे। मौका पाते ही पंडित जी भाग निकले, लेकिन पंडिताइन भी झाड़ू लेकर उसके पीछे लग गई। पंडित भागकर एक नीम के पेड़ पर चढ़ गए। पंडित जी ने का गुस्सा अब भी ठंडा नहीं हुआ था। उसने नीम के पेड़ पर ही 8-10 झाड़ू जमा दिए। पंडित जी अपनी जान बचाते हुए नीम के पेड़ से नीचे उतरकर और आगे भागने लगे। इसी नीम पर एक भूत रहता था। झाड़ू की मार देखकर वह भी पंडित के पीछे भागने लगा। पंडित जी ने अपने पीछे किसी को आते देखकर वह और जोर जोर से भागना शुरू कर दिया। कुछ दूर आगे जाने के बाद भूत जब उनके नजदीक पहुंच गया तो पंडित जी रुक गए। भूत बोला, डरो मत पंडित जी, मैं भी उस झाड़ू वाली के डर से भाग रहा हूँ। चलो हम तुम साथ चले। रास्ते में ब्राह्मण ने भूत को अपनी गरीबी की कहानी सुनाई। भूत ने उसे बड़ा आदमी बनाने की तरकीब बताई। भूत ने कहा कि वह अमीर घर के लड़कों के ऊपर सवार हो जाएगा। पंडित जी छट से उसको झाड़ फूंक करके वो वहां से चला जाएगा, उसे छोड़कर। इस तरह से पंडित जी देखते ही देखते अपने आसपास के कई गांवों में सबसे अमीर आदमी बन गए। लेकिन भूत का रहस्य उन्होंने अभी तक किसी को नहीं बताया था। इस तरह से पंडित जी कुछ दिनों में झाड़ फूंक करने के लिए बहुत ही मशहूर हो गए। लेकिन कहाँ किसी को ये पता था कि पंडित जी बिल्कुल ही मूर्ख है और यह अब भूत का फैलाया हुआ ये सिर्फ एक जाल था। एक दिन भूत ने कहा, पंडित जी तुमने अब बहुत ही सारा धन कमा लिया है, तुम अब मेरा साथ छोड़ दो। मैं अपने दादा के गांव जा रहा हूँ, लेकिन तुम एक बात हमेशा ध्यान रखना, अब मैं किसी के ऊपर सवार हूँगा तो तुम वहां मत आना। भूत की बात पंडित को थोड़ा अटपटी लग रही थी, लेकिन पंडित भूत से
डरता था ना, इसीलिए उसने उसकी हाँ में हाँ मिला लिया और भूत पंडित के घर से चला गया। रास्ते में उसे घोड़े पर सवार राजकुमार दिखाई दिया। भूत बिना सोचे समझे राजकुमार के ऊपर सवार हो गया। राजकुमार किसी तरह से गिरते पड़ते अपने महल पहुंच गया। उसकी हालत देख सभी दरबारी उसे उठाकर उसके शयन कक्ष में ले गए। राजा अपने बेटे को ठीक करने के लिए बड़े बड़े वैद्य और झाड़ फूक करने वालों को बुलाते हैं, लेकिन राजकुमार की तबीयत में कुछ भी सुधार नहीं होता है। किसी मंत्री ने उनसे कहा, राजा पंडित जी को बुलावा भेजते हैं। पंडित दरबारियों की बात सुनकर समझ जाते हैं कि राजा के बेटे के ऊपर वही भूत सवार है, लेकिन पंडित राजा के दरबारियों को मना भी नहीं कर सकता था। उसने अपना दिमाग चलाया और अब वह राजा के बेटे के पास पहुंचा। पंडित को देखकर ही भूत आग बबूला हो गया। उसने डांटते हुए कहा, तुम्हें मैंने मना किया था ना, फिर भी तुम यहाँ क्यों आए? पंडित ने हिम्मत से काम लिया और कहा, नाराज मत हो मेरे भाई, मैं तुम्हारे लिए कुछ बात कहने के लिए यही आया हूँ तुमसे। कहो जल्दी। भूत कहने लगा। पंडित जी ने उसके कान में कहा, भाई वह झाड़ू वाली औरत यहाँ भी पहुंच गई है। पंडित की बातों को सुनते ही भूत ने कहा, अरे बाप रे बाप, भागो। वह राजकुमार को छोड़कर भाग निकला। इस तरह से कहा जाता है कि मार के आगे भूत भागे। यही है हमारी आज की कहानी। आज की हमारी कहानी है चीकू बंदर और गुलाब का फूल। तो चलिए आज की कहानी हम शुरू करते हैं। सुंदर वन में रहने वाला चीकू बंदर अपने शरारती व्यवहार के कारण सभी को परेशान करता है। एक दिन वह भोलू भालू के सुंदर बगीचे में जाकर फूलों को नुकसान पहुंचाता है। वह फूल को सही जगह वापस ले जाता है और सीखता है कि जीवन का उद्देश्य दूसरों को दुख पहुंचाना नहीं है। सुंदर वन में बहुत हरियाली थी। वहां चीकू बंदर अपने माँ बाप के साथ रहता था। इकलौती संतान होने के कारण बहुत लाड़ प्यार मिला था उसे, जिसका परिणाम यह हुआ कि वह नकचढ़ा और शरारती हो गया। वो घर में शरारत करता तो था, वो फिर लोगों उसके घर जाकर उसकी शिकायत भी करता, क्योंकि वह अपने घर में शरारत करते और दूसरों के घर में भी शरारत करने जाता था। उसके माँ बाप उसकी हरकतों से तंग आ चुके थे। दूसरे जानवरों की शिकायतें सुनकर उसे समझाने के बजाय, लेकिन चीकू बंदर ये कहाँ समझ पा रहा था कि कोई प्रभाव उस पर पड़ता ही नहीं था। अब क्या करे उसके माता पिता, ये है ही ऐसा। सुंदर वन में भोलू भालू का बहुत ही सुंदर बगीचा था। तरह तरह के फूल पौधे। ये वहाँ चीकू चुपके उसमें जाता और फूलों तथा पौधों को निचोड़ता और उखाड़ फेंकता। भोलू को आता देखता तो वही पेड़ पर उल्टा लटक जाता और
हंसता रहता। एक दिन की बात है, चिकू अमरूद के पेड़ पर चढ़कर अमरूद तोड़ रहा था कि तभी भोलू आ गया और उसे पकड़कर उसके पिताजी के पास ले गया। पिताजी ने उसकी जमकर पिटाई की, लेकिन फिर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था उस पर। कुछ दिनों बाद एक दिन फिर चिकू भोले से आँख छुपाकर बाग में चला गया। एक गुलाब का फूल तोड़कर भागने लगा। जल्दी में उसने वह फूल अपने पैंट की जेब में रख दिया और दीवार लांघकर वो भागने की कोशिश कर रहा था कि तभी उस बगीचे से किसी के रोने की आवाज उसे सुनाई दी। वह क्षण भर के लिए ठिठुरता, लेकिन फिर भोलू के डर से दीवार लांघ गया। पर अब तो उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई पड़ी। अरे, ये कौन रो रहा है? पर वह बच्चा रोते हुए कह रहा था, मुझे मेरी मम्मी के पास पहुंचा दो, मैं उससे अलग नहीं रह सकता। अब चिकू को समझ में आ गया था कि रोने की आवाज गुलाब के फूल की थी, जिसे वह बाग से तोड़ लाया था। चिकू ने पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारा तो काम ही है लोगों से घर की शोभा बढ़ाना आदि। मैं तुम्हें क्या बताऊं? मैं नहीं तोड़ता तो कोई और तोड़ लेता तुम्हें और अपने फूलदाने में सजा कर रखता। तब गुलाब के फूल ने कहा, ये सच है कि हमें तोड़ दिया जाता है, लेकिन अभी तो मैं बच्चा हूँ। तब जब मैं छोटा हूँ मुझे कोई नहीं तोड़ता, क्योंकि इस समय मुझे अपनी माँ का प्यार, उसकी ममता चाहिए। यदि इस उम्र में तुम्हें हमारे माँ बाप से अलग कर दिया जाए तो क्या तुम अकेले रह नहीं पाओगे? चिकू को गुलाब के फूल की बात समझ में आ गई। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने कहा, मुझे माफ कर दो भाई, मुझे नहीं मालूम था कि तुम लोगों में भी जान होती है, तुम भी हमारी तरह कोमल होते हो। चिकू उस फूल को गुलाब के पौधे के पास ले गया। उसे देखकर गुलाब के पौधे खुश हो गए। बोले, कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचानी चाहिए। हमारे जीवन का उद्देश्य है दूसरे को खुश रखना और खुशी उनकी मुस्कान के में होती है। हम अपनी अच्छे गुण से किसी का भी मन मोह लेते हैं और संसार को हम सुगंधित करते हैं। तुम्हें भी अपने कार्य से दूसरों को सुख पहुंचाना चाहिए। चिकू को अपनी भूल का एहसास हो गया। उसने वादा किया कि फिर कभी फूलों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये कहानी हमें ये सीख देती है कि किसी भी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ये बहुत ही बुरी आदत है। हमें दूसरों की भावनाओं की समझ रखनी चाहिए और अपने कार्य से दूसरों को सुख पहुंचाने का एक प्रयास करना चाहिए। यही है कहानी हमारे चीकू बंदर और गुलाब के फूल की। आज की हमारी कहानी है गधे की स्वर्ग की यात्रा। तो चलिए आज की कहानी हम शुरू करते हैं। एक गधा रोज सुबह सुबह भगवान से कामना करते हुए रोज कहता था, हे भगवान, मुझे इस धोबी से बचाओ। इसने मुझ पर
बोझा लाद लाद कर मेरा कुचुम्बर बना दिया है। इस प्रकार रोज वह गधा भगवान का ध्यान किया करता था। एक दिन भगवान ने सोचा, चलो आज इस गधे को दर्शन दे ही दूं। यह सोचकर भगवान स्वर्ग से उस गधे के पास आए। वह गधा इस समय भी धोबी को कोस ही रहा था और भगवान का ध्यान कर रहा था। भगवान उस गधे के सामने प्रकट होकर बोले, कहो गधा, मुझे रोज क्यों तुम याद करते हो? तुम्हारे मन में जो भी कामना हो मुझे बताओ, मैं इसे पूरा करूंगा। गधे ने भगवान को अपने सामने देखा तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि भगवान उसे साक्षात दर्शन दे रहे हैं। उसने सोचा कि लगता है धोबी ही मुझे भगवान बनकर ठग रहा है। लेकिन भगवान ने गधे को किसी प्रकार यह दिलासा दिया कि मैं ही भगवान हूँ। अब गधे ने भगवान से अपनी दारुण कथा कही और धोबी की निर्दयता को ढेचू 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 कर बकने लगा। उसने कहा, भगवान, सब तो मुझे गधा समझते हैं, क्या आप भी ऐसा ही समझते हैं? भगवान ने कहा, नहीं, तुम तो गर्दभराज हो। जैसे ही गधे ने यह सुना वह खुश हो गया। गधे ने कहा, भगवान, मुझे धरती पर रहने की अब अभिलाषा नहीं है, मुझे आप स्वर्ग में स्थान दे दे। भगवान ने कहा, तथास्तु। अब गधा भगवान के साथ स्वर्ग चला गया। एक दिन वह घूमते घूमते इंद्र के बाग में चला गया। वहां उसने जब घास को देखा तो वह उसे खाने लगा। इंद्र के सेवक उस गधे को पकड़कर इंद्र के पास चले गए। इंद्र ने कहा, क्यों गधे, तुम्हें हमारे बाग में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? अब तो बेचारा गधा बुरा फंसा। इंद्र ने उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया। वह गधा बेचारा स्वर्ग में अकेला घूमता क्या करता। एक दिन भगवान ने कहा, क्यों गर्दभराज, सुख से दिन बीत रहे हैं ना? गधे ने कहा, प्रभु, मुझे अपने धोबी और अपने परिवार की याद आती है। भगवान ने सोचा कि स्वर्ग में कोई धोबी नहीं है, चलो ठीक है, स्वर्ग में भी एक धोबी हो जाएगा। भगवान ने पुनः धरती से बहुत से गधों और धोबी को ला लिया। अब जब सारे गधे एक साथ जमा हुए तो अपने स्वर में वो लहराने लगे। ढेचू ढेचू से स्वर्ग को संगीतमय बना दिया। इंद्र के दरबार में जब ये ढेचू ढेचू का स्वर पहुंचा तो उसे आराम में यह खलखल होने लगी। इंद्र ने गधे को फिर भी कुछ नहीं, लेकिन गधों की ढेचू ढेचू की आवाज से अब स्वर्ग की शांति भंग होने लगी। तो भगवान ने उन गधों से कहा, भगवान, मुझ पर जाति न कीजिए। क्या मुझे यहाँ बोलने का भी अधिकार नहीं मिलेगा? फिर मैं अपने उस ढेचू ढेचू को किसे सुनाऊंगा? अच्छा होगा कि आप मुझे पुनः धरती पर भेज दे। भगवान ने कहा, तुम्हारी जब धरती पर जाने की इच्छा है तो मैं अब क्या कर सकता हूँ? चलो मैं तुम्हें धरती पर भेज देता हूँ।
गधे ने जब धरती पर जाने की बात सुनी तो वह खुश होकर नाचने लगा। तभी अचानक उसके पीठ पर एक डंडा पड़ा। धोबी उस पर ताबड़तोड़ डंडा बरसा रहा था। धोबी ने कहा, नजारे दिन में सोया सोया है, कैसा सपना देख रहा है तू है। इधर गधा मन ही मन खुश हो रहा था कि चलो मैं अपने धोबी के पास लौटकर आ गया। मैं भगवान से स्वर्ग में अकेला पड़ गया था। यही है मेरी असली जिंदगी। ये कहानी ये सीख देती है कि हमारे जीवन में सभी कुछ मिल जाता है जब हम भगवान को मन से मांग लेते हैं। यही है हमारी स्वर्ग की यात्रा अपनी गधे की। आज की हमारी कहानी है बंदर और टोपी वाले की कहानी। तो चलिए आज की कहानी हम शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक व्यापारी रहता था। वह अपना पेट भरने के लिए गांव-गांव जाकर टोपियां बेचा करता था। वह रोज सुबह एक बड़ी सी टोकरी में टोपियां लेकर निकलता था। उन्हें बेचकर वह शाम तक अपने घर वापस आ जाता था। एक सुबह वह अपनी टोकरी में रंग-बिरंगी टोपियां लेकर निकला। एक गांव में टोपियां बेचने के बाद वह दूसरे गांव की ओर जा रहा था। चलते चलते वह बहुत ही थक गया था। उस रास्ते से गुजरते समय एक जंगल भी पड़ता था। जंगल में उसे एक बरगद का पेड़ दिखाई दिया। उसने सोचा क्यों न पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर लिया जाए। व्यापारी बहुत ही थका हुआ था। उसने टोपियों से भरी टोकरी को नीचे रख दिया। फिर सिर से टोपी की उतारी नीचे रख दी और गले से गमछे को उतारकर जमीन पर बिछा दिया और उस पर लेट गया। इसके बाद व्यापारी गहरी नींद में सो गया। जिस पेड़ के नीचे व्यापारी सो रहा था उसी पेड़ पर बहुत सारे बंदर रहते थे। व्यापारी के सोते ही बंदरों ने उनकी टोकरी पर हमला बोल दिया। बंदरों ने रंग बिरंगी टोपियों को निकालकर खोलना शुरू कर दिया। कई बंदरों ने टोपियों को हाथ में भी पकड़ रखा था। बंदरों की उछल कूद से वहां शोर हुआ तो व्यापारी की नींद खुल गई। नींद खुलते ही व्यापारी के होश उड़ गए। उनकी टोकरी से सारी टोपियां गायब हो चुकी थी। उसी सभी बंदर हाथ में टोपी लिए हुए व्यापारी की ओर देख रहे थे। व्यापारी ने ऊपर बंदरों की ओर देखा तो उसे सब समझ में आ गया। व्यापारी परेशान हो गया। वह सोच में पड़ गया कि अब टोपियां न बेच पाने के कारण उसका कितना नुकसान हो जाएगा। इस तरह देखकर टोपी वाले ने बंदरों को एक कहानी सुनानी शुरू की। एक बार की बात है, एक घने जंगल में विशाल बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत सारे तोते रहा करते थे। वे सभी हमेशा इधर-उधर की बात करते रहते थे। उन्हीं में एक मिट्टू नाम का तोता भी था। वह बहुत कम बोलता था और शांत रहता था, पसंद करता था। बस इसकी इस आदत का मजाक उड़ाने ये तोते हमेशा करते, लेकिन वह कभी भी किसी की बात का बुरा नहीं मानता था। एक दिन दो तोते आपस में बात कर रहे थे। पहला तोता बोला, मुझे एक बार बहुत अच्छा आम मिला था। मैंने पूरे दिन उसे बड़े चाव से खाया। इस पर दूसरे तोते ने जवाब दिया, मुझे भी एक दिन आम का फल मिला था। मैंने भी
बड़े चाव से उसे खाया था। वही मिट्ठू तोता चुपचाप बैठा था। तब तोते के मुखिया ने उसे देखते हुए कहा, अरे हम तोते का ये काम ही है कि इधर उधर की बातें करना, बात करना। तुम क्यों चुपचाप रहते हो? मुखिया ने आगे कहा, तुम तो मुझे असली तोते लगते ही नहीं, तुम नकली तोते हो। इस पर सभी तोते उसे नकली तोता कहकर बुलाने लगे, लेकिन मिट्ठू तोता फिर भी चुप रहा। यह सब चलता रहा। फिर एक दिन रात में मुखिया की बीवी का हार चोरी हो गया। मुखिया की बीवी रोती हुई आई और उसने पूरी बात बताई। मुखिया की बीवी ने कहा, किसी ने मेरा हार चोरी कर लिया है और वो हमारे ही झुंड में से एक है। यह सुनकर मुखिया ने तुरंत सभा बुलाई। सभी तोते तुरंत सभा में उपस्थित हुए। मुखिया ने कहा, मेरी बीबी का हार चोरी हो गया है और मेरी बीबी ने उसे चोर को भागते हुए भी देखा है। वह चोर आप लोगों में से ही एक है। यह सुनकर सभी हैरान हो गए। मुखिया ने फिर आगे कहा कि उसने अपने मुंह को कपड़े से ढक कर रखा हुआ था, लेकिन उसकी चोंच बाहर दिख रही थी। उसकी चोंच लाल रंग की थी। अब पूरे झुंड की निगाह मिट्ठू तोता और हीरो नाम के एक दूसरे तोते पर थी, क्योंकि झुंड में केवल उन्हीं दोनों की चोंचें लाल रंग की थी। वह सुनकर सभी मुखिया से चोर का पता लगाने के लिए बोलने लगे, लेकिन मुखिया ने सोचा कि ये दोनों मेरे अपने हैं, मैं कैसे इनके पूछूं, क्या तुम चोर हो कि तुम चोरी की है तुमने? इसलिए मुखिया ने एक कौवे से इसका पता लगाने के लिए मदद ली। असली चोर का पता लगाने के लिए कौवे को बुलाया गया। कौवे ने लाल चोंच वाले हीरू और मिट्ठू तोते को सामने बुलाया। कौवे ने दोनों तोते से पूछा कि तुम दोनों चोरी के समय कहाँ पे थे? उस पर हीरो तोता जोर जोर से बोलने लगा, मैं उस दिन बहुत थक गया था, इसलिए खाना खाकर मैं उस रात जल्दी सोने के लिए चला गया था। वही मिट्ठू तोते ने बहुत ही धीमी आवाज से जवाब दिया। उसने कहा, मैं उस रात को सो रहा था। इस बात को सुनकर कौवे ने फिर पूछा, तुम दोनों अपनी बात साबित करने के लिए क्या कर सकते हो? इस पर हीरो तोता फिर बड़ी तेज आवाज में बोला, मैं उस रात सो रहा था, मेरे बारे में सब जानते हैं थे, चोरी मिट्ठू नहीं की होगी, इसलिए वह इतना शांत होकर खड़ा है। मिट्ठू तोता चुपचाप खड़ा हुआ था। सभा में मौजूद सभी तोते चुपचाप यह सब देख रहे थे। मिट्ठू तोता फिर धीमी आवाज में बोला, मैंने ये चोरी नहीं की है। इस बात को सुनकर कौवा मुस्कुराकर बोला कि चोर का पता लग गया है। मुखिया के साथ साथ सब लोग हैरानी से कौवे की ओर देखने लगे। कौवे ने बताया कि चोरी हीरो तोते ने ही की है। इस पर मुखिया ने पूछा, आप यह कैसे कह सकते हैं? कौवे ने मुस्कुराकर कहा, हीरो तोता जोर जोर से बोलकर अपने झूठ को सच साबित करने में लगा हुआ है, जबकि मिट्ठू तोता जानता है कि वह सच बोल रहा था। कौवे ने
आगे कहा, वैसे भी हिरू तोता बहुत ही बोलता है, उसकी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। इसके बाद हिरू ने अपना जुर्म साबित कर दिया। उसने कबूल किया कि हाँ, मैंने ही उस हार को चुराया है और सभी से माफी मांगी। यह सुनकर सभी तोते हिरू तोते को कड़ी सजा देने की बात कहने लगे, लेकिन मिठू तोते ने कहा, मुखिया जी, हिरू तोते ने अपनी गलती मान ली है। उसने सबके सामने माफी मांग ली है। उससे पहली बार ये गलती हुई है, इसलिए उसे माफ किया जा सकता है। यह बात सुनने के बाद मुखिया ने हिरू तोते को माफ कर दिया। इस प्रकार टोपी वाले ने बंदरों को ये कहानी सुनाई और अपनी सारी टोपी उसे मिल गई। ये कहानी ये सीख देती है कि कभी-कभी ज्यादा बोलकर हम अपनी अहमियत को खो देते हैं, इसलिए जरूरत के समय ही बोलना चाहिए। यही है कहानी हमारे बंदर और टोपी वाले की, और उसमें ये कहानी समाविष्ट हो गई है कि कभी भी ज्यादा हमें नहीं बोलना चाहिए। ज्यादा बोलने से हमारी बातें कोई नहीं सुनता और हमें मूर्ख समझते हैं। इसलिए कभी भी जब काम होता है तभी अच्छे से नम्रते से हमें उस बात को बोलनी चाहिए। यही है कहानी हमारी। आज की हमारी कहानी है भूखी चिड़िया की। तो चलिए आज की कहानी हम शुरू करते हैं। ये कहानी टिंकू चिड़िया और उसके परिवार की है, जिसे एक भली महिला रोजाना खाना दिया करती थी। उस महिला की मृत्यु के बाद टिंकू और उसके परिवार को खाने के लिए दर दर भटकना पड़ा। पूरे परिवार की खोज के बाद जो खाना जमा होता वो उसको कम पड़ता। टिंकू चिड़िया को यह एहसास हुआ कि कुछ क्षण भर की सुविधा के लिए हम भूल जाते हैं कि हमें अपनी चीजों के लिए खुद ही हाथ पैर मारना होता है। कोई यदि सहायता भी कर दे तो उस पर भी आश्रित नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस दिन किसी कारण हमें उस व्यक्ति से मदद मिलना बंद हो जाती है, उस समय हम खुद को मजदूर और कमजोर महसूस करने लगते हैं। इसलिए सिर्फ अपनी क्षमता पर ही भरोसा करना चाहिए। बहुत सालों पहले की बात है। घंटा घर में एक टिंकू नाम की चिड़िया रहती थी। वो अपने माता पिता और 5 भाइयों के साथ वहां रहती थी। वो बहुत ही नाजुक थी, प्यारी सी चिड़िया थी और उसके पंख बहुत ही कोमल थे। टिंकू की माँ ने घंटा घर की ताल पर ही उसे चहकने का अभ्यास कराया था। घंटा घर से नजदीक एक घर था जहाँ एक महिला रहती थी और उसे पक्षियों से बहुत ही प्यार और लगाव था। वो महिला रोजाना टिंकू और उसके घर वालों के लिए रोटी का टुकड़ा डाला करती थी। एक बार वह महिला बीमार हो गई और बीमारी के चलते उसकी मौत हो गई। महिला के इस दुनिया से चले जाने से टिंकू और उसका परिवार भूखा रहने लगा, क्योंकि उसका पूरा परिवार खाने के लिए उस महिला पर ही निर्भर था। अब ना तो टिंकू के परिवार के पास खुद कुछ खाने को था, ना ही वे खुद अपने लिए खाना ढूंढ पाते थे। दिन पर दिन भूख से टिंकू के परिवार की हालत खराब होने लगी। टिंकू के पिता ने कीड़ों का शिकार करने का फैसला किया और बहुत मुश्किलों से उन्हें 3 कीड़े मिले, लेकिन इतने बड़े परिवार के लिए यह खाना बहुत ही कम था। खाने की तलाश में
टिंकू, उसके भाई और माँ भी जगह जगह खाने की खोज में निकल पड़े। एक घर की खिड़की के पास टिंकू की माँ ने अपनी चोंच से उस खिड़की के पास जाकर खिड़की खोलना चाहा। वो वहां भी कुछ खाने को भी मिला, बल्कि उस मकान के मालिक ने गुस्से में आकर उन पर राख फेंक दी, जिससे टिंकू की माँ, उसके भाई और वो खुद खाकी रंग के हो गए। दूसरी ओर टिंकू के पिता को खाने की खोज करते करते एक ऐसी जगह मिलती है जहां अधिक संख्या में कीड़े थे। पिता खुश थे क्योंकि अब उनके कई दिनों के खाने का प्रबंध हो गया था। वो खाना लेकर बहुत उत्साह के साथ घर पहुंचे तो देखते हैं कि उनके घर पर कोई भी मौजूद नहीं है। यह देखकर वो बहुत ही परेशान हो गए और आखिर सब कहाँ गए। जब टिंकू चिड़िया अपनी माँ और भाइयों के साथ घर वापस लौटी तो टिंकू के पिता अपने परिवार के ही लोगों को नहीं पहचान पाए और टिंकू के लाख समझाने के बाद भी वो नहीं माने और गुस्से में उन्हें वहां से निकल जाने के लिए कहा। टिंकू चिड़िया कहती रही कि हमारे ऊपर किसी ने राख फेंक दी, इसलिए आप हमें नहीं पहचान पा रहे हो। इसके पिता ने उसकी एक ना सुनी। पिता को समझा कर अब सब निराश हो चुके थे और हार मान चुके थे, लेकिन टिंकू चिड़िया ने हार नहीं मानी। वो अपनी माँ और भाइयों को लेकर तालाब लेकर गई और सबसे पानी में जाकर नहाने के लिए कहा, जिससे उनके शरीर पर लगी राख साफ हो गई और सब अपने पहले के रूप में वापस आ गए। टिंकू के पिता को अपने किए पर पछतावा हुआ और उन्होंने टिंकू समेत उनकी माँ और अन्य बच्चों से माफी मांगी। इस कहानी का तात्पर्य यह है कि कोई आपके लिए कुछ करता है तो आप खुद को उसके भरोसे पूरी तरह ना छोड़ दे, क्योंकि जिस दिन वो व्यक्ति आपके जीवन से गया आप खुद को असहाय महसूस करने लगते हैं। हमेशा खुद को हर अच्छी बुरी परिस्थिति के लिए तैयार रखें और मुश्किल समय आने पर हिम्मत न हारे। यही है हमारी भूखी चिड़िया की कहानी। आज की हमारी कहानी है हाथी और चूहे की अनोखी कहानी। तो चलिए आज की कहानी हम शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक जंगल में एक पेड़ के नीचे चूहों का एक समूह शांति से रहता था। वे अपने चूहों के राजा के साथ हंसी खुशी वहां रहते थे। बड़े हाथियों का एक समूह पेड़ के पास आया। उन्होंने सभी चूहों के घरों को नष्ट कर दिया और उनमें से कई हाथियों के बड़े पैर के नीचे चूहे कुचलकर मर गए। तब चूहे के समूह के राजा ने हाथियों के समूह के सरदार के पास जाकर उनसे अपने झुंड को दूसरे मार्ग से ले जाने का अनुरोध करने का निर्णय लिया। हाथी राजा ने उनकी समस्या को समझा और पानी के लिए दूसरा रास्ता अपनाने के लिए सहमत हो गया। इस तरह हाथियों ने चूहे की बात मान ली। एक दिन हाथियों के समूह को कुछ हाथी शिकारी ने एक बड़े जाल में फंसा लिया। उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो जाल से बाहर ही नहीं निकल पाए। अचानक हाथी राजा को चूहे के राजा की याद आई और कैसे उसने उसकी मदद की। उसने
अपने झुंड के एक हाथी को बुलाया जो शिकारियों के जाल से भागने में कामयाब रहा और चूहे के राजा से संपर्क करने का आदेश दिया। जब चूहे के राजा को हाथियों की स्थिति के बारे में पता चला तो वह अपने पूरे चूहे के समूह से साथ लेकर वहां गया और अपने दांतों से जाले को काटना शुरू कर दिया। इस मदद के परिणाम स्वरूप हाथियों का झुंड शिकारी के जाल से बच निकलने में कामयाब रहा और पूरी तरह से आजाद हो गया। ये कहानी हमें ये सीख देती है कि हाथी और चूहे की कहानी का नैतिक यह है कि जरूरत के समय काम आने वाला दोस्त ही सच्चा दोस्त होता है, जिसका मतलब है कि दोस्त की पहचान ऐसी ही स्थिति में की जा सकती है जब आप उस पर भरोसा कर सके। यह एक सच्चे दोस्त की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है जिसकी परीक्षा मुश्किल स्थितियों में ही होती है। यही है कहानी हाथी और चूहे की। आज की हमारी कहानी है बंदर और खरगोश की कहानी। तो चलिए आज की कहानी हम शुरू करते हैं। एक बहुत ही बड़ा जंगल था जिसमें एक बंदर और खरगोश रहा करता था। दोनों में आपस में बहुत ही गहरी दोस्ती थी और दोनों साथ मिलकर एक दूसरे से अपनी खुशी और गम बांटते थे। एक दिन दोनों खेल रहे थे कि तभी बंदर ने कहा, दोस्त खरगोश, आज कोई नया खेल खेलते हैं। वही पुराना गेम खेलकर हम बोर हो गए हैं। इस पर खरगोश ने पूछा, बताओ बताओ कौन सा नया खेल खेलेंगे आज हम दोनों? क्या है तुम्हारे मन में? बंदर ने कहा, आज हम दोनों आंख में चोली खेलते हैं। बंदर की बात सुनकर खरगोश हंसा और कहने लगा, ठीक है खेलते हैं, बहुत मजा आएगा। जैसे ही ये दोनों इस खेल की शुरुआत करने वाले थे कि तभी उनकी नजर जंगल में आ रहे अन्य जानवर पर पड़ गई कि तभी इधर उधर सब भागने लगे। इन दोनों ने देखा और बंदर अपनी फुर्ती दिखाते हुए पास में भाग रही लोमड़ी से पूछा, अरे क्या हो गया है ऐसा? जंगल के सब लोग क्यों भाग रहे हैं? लोमड़ी बोली, एक शिकारी जंगल में जानवरों का शिकार करने आया है, इसलिए सब जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। तुम लोग भी जल्दी भागो भागो वरना पकड़े जाओगे। यह बोलकर लोमड़ी वहां से जल्दी से भाग गई। लोमड़ी की बात सुनकर खरगोश और बंदर भी घबरा गए और दोनों तेजी से भागने लगे। दोनों भागते भागते उस जंगल से दूर चले गए। खरगोश और बंदर दोनों ही बहुत थक गए और बंदर ने कहा, दोस्त खरगोश, हम दोनों सुबह से भाग रहे हैं, शाम हो चुकी, चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं, मैं बहुत ही थक गया हूँ। खरगोश ने कहा, हाँ, थकान के साथ प्यास भी बहुत लगी है, थोड़ा पानी पी लेते हैं और फिर आराम करेंगे। बंदर ने कहा, प्यास तो मुझे भी बहुत लगी है, चलो साथ में पानी ढूंढते हैं। दोनों ने पानी ढूंढना शुरू कर दिया और थोड़ी दूर चलने पर उन्हें पानी का एक घड़ा मिला। उस मटके में पानी बहुत ही कम था। कम पानी देखकर दोनों बंदर और खरगोश के मन में विचार आया कि यदि मैंने पानी पी लिया तो मेरा मित्र प्यासा रह जाएगा। खरगोश ने कहा, मित्र, ये पानी तुम पी लो, मुझे बहुत प्यास नहीं लगी है। तुमने उछल कूद की है ना, इसलिए तुम्हें अधिक प्यास लग रही होंगी।
ये सुनकर बंदर बोला, दोस्त, मुझे प्यास नहीं लगी है, ये पानी तुम ही पी लो। मैं जानता हूँ तुम्हें ज्यादा प्यास लगी है। ऐसे ही दोनों लोग एक दूसरे के बारे में पीने पीने के लिए बोल रहे थे कि तभी वहां पास से गुजर रहा हाथी रुककर उन दोनों की सारी बातें सुन रहा था। उसकी बात सुनकर हाथी हंसने लगा और पूछा, तुम दोनों पानी क्यों नहीं पी रहे हो? तभी खरगोश हाथी से कहता है, हाथी भाई, देखिए ना, मेरे दोस्त बंदर को प्यास लगी है, लेकिन वो पानी पीने से मना कर रहा है। तभी बंदर ने खरगोश की बात करते हुए कहा, नहीं नहीं भाई, खरगोश सच नहीं बोल रहा है, मुझे प्यास नहीं लगी है। खरगोश को ज्यादा प्यास लगी है, लेकिन ये मुझे जबरदस्ती पानी पीने के लिए कह रहा है। ये सब देखकर हाथी दोनों से बोला, तुम दोनों की मित्रता बहुत ही गहरी है। ये दोस्ती कभी सभी के लिए एक मिसाल की तरह है। तुम दोनों क्यों न इस पानी को आधा आधा बांट लो। ये बात सुनकर खरगोश और बंदर को हाथी का सुझाव पसंद आ गया और दोनों ने आधा आधा पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई और आराम करने लगे। ये कहानी हमें ये सीख देती है कि हम सभी को दोस्ती हमेशा सच्चे दिल से निभानी चाहिए, ताकि जीवन भर एक दूसरे का साथ बना रहे। ये कहानी दोस्ती की अहमियत समझाती है कि जीवन में सुख हो या दुख, यदि एक सच्चा मित्र आपके साथ है तो जिंदगी आसान हो जाती है। ये कहानी हमें यही सीख देती है जो बंदर और खरगोश की मित्रता में छुपी है। आज की हमारी कहानी है आलसी गधे की। तो चलिए आज की कहानी हम शुरू करते हैं। एक गांव में एक मेहनती और साधारण व्यापारी रहता था। उसके पास एक गधा था। व्यापारी अपने गधे से बहुत प्यार करता था। व्यापारी काफी दयालु और अच्छा इंसान था, लेकिन उसका गधा बेहद ही आलसी और कामचोर था। उसे सिर्फ खाना और आराम पसंद था। वो व्यापारी रोज सुबह अपना सामान गधे पर रखकर बाजार ले जाता और शाम को बचा हुआ सामान वापस ले आता। लेकिन गधे को काम करना बिल्कुल ही पसंद नहीं था। वो व्यापारी हमेशा अलग अलग चीजें बाजार में बेचने के लिए चला जाता था। एक दिन व्यापारी को पता चला कि बाजार में नमक की बहुत ज्यादा मांग है और फिलहाल नमक का व्यापार करने में अधिक फायदा है। तो व्यापारी ने निर्णय लिया कि अब वो नमक ही बेचेगा। व्यापारी ने अगले दिन गधे की पीठ पर नमक की बोरियां लादी और बाजार की तरफ चल पड़ा। नमक की बोरियां बहुत भारी थी, जिससे गधे को चलने में परेशानी हो रही थी। लेकिन किसी तरह गधा नमक की बोरियां लेकर आगे रास्ते तक वो जा पहुंचा। बाजार जाने के रास्ते में ही बीच में एक नदी थी, जिस पर पुल बना हुआ था। गधा जैसे ही नदी पार करने के लिए उस पुल पर चढ़ा तो लड़खड़ाकर सीधे नदी में जाकर गिर पड़ा। व्यापारी बहुत ही घबरा गया और उसने जल्दी से गधे को नदी से किसी तरह बाहर निकाला। जब गधा नदी से बाहर आया तो उसे महसूस हुआ कि पीठ पर लदी बोरियां हल्की हो चुकी है, क्योंकि उन बोरियों में से ज्यादा नमक पानी में ही घुल चुका था। आलसी गधे को
अब अपना वजन कम करने की तरकीब सूझ गई। वह अब रोज नदी में जानबूझकर गिरने लगा, जिससे नमक नदी के पानी में घुल जाता और बोरियों का भार हल्का हो जाता। लेकिन गधे की इस हरकत से व्यापारी को नुकसान उठाना पड़ रहा था। व्यापारी गधे की इस चालाकी को समझ गया। व्यापारी ने सोचा कि इस गधे को सबक सिखाना ही पड़ेगा। व्यापारी ने एक तरकीब निकाली और अगले दिन गधे पर रुई की बोरियां लाद दी और बाजार की तरफ चलने लगा। जब गधा पुल पर पहुंचा तो वह फिर से जानबूझकर पानी में गिर गया, लेकिन पानी में गिरने के कारण रुई में पानी भर गया और बोरियों का वजन के कारण गधे को बहुत ही ज्यादा परेशानी होने लगी। अगले 2 दिनों तक गधा अब भी पानी में गिरने लगा तो उस पर लादा हुआ वजन 2 गुना हो जाता। आखिरकार गधे ने हार ही मान ली और अब वो चुपचाप बिना पानी में गिरे पुल पार करने लगा। इसके बाद से व्यापारी जब गधे को लेकर बाजार जाने लगा तो गधा चुपचाप बिना नदी में गिरे पुल पार करने लगा। इतना ही नहीं, इसके बाद से गधे ने कभी भी वजन लादने में आलस नहीं दिखाया। गधे का आलसीपन खत्म हो गया था और धीरे धीरे व्यापारी के सारे नुकसान की भी भरपाई होने लगी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी अपने काम से जी नहीं चुराना चाहिए। कर्तव्य का पालन हमेशा करना चाहिए, आलस नहीं करना चाहिए। साथ ही व्यापारी की तरह समझ और सूझबूझ से यह सबक मिलता है कि अपनी बुद्धि और सूझबूझ से किसी भी काम को आसानी से किया जा सकता है और विपरीत परिस्थितियों को भी अपने अनुकूल बनाया जा सकता है। यही है आलसी गधे की कहानी। आज की हमारी कहानी है भाग्य को कोसने वाले लोग। इस कहानी को जरूर सुने। एक बार एक इंसान अपनी जिंदगी से बहुत ही परेशान था। वह हर समय अपने आप को कोसता रहता था कि क्या जिंदगी है मेरी, मुझे क्या जीवन है ये मेरा। हर परेशानी मेरे साथ ही है, हर दुख मुझे ही आकर घेरते हैं, हर संकट मेरे ही सर पड़ते हैं। एक दिन इसी तरह अपने आप को बैठा हुआ वह कोस रहा था कि क्या नसीब है मेरा, क्या किस्मत है मेरी, क्या जिंदगी है मेरी। कि तभी अचानक एक बाज अपने शिकार को पंजे में दबाए हुए एक पेड़ पर आकर बैठ जाता है और वहीं पर अपने उस शिकार को खाने लगता है। यह परेशान आदमी जब उस बाज को देखता है तो कहने लगता है कि क्या जिंदगी है इसकी, क्या जीवन जी रहा है ये, मजे का। ना इसे खाने की चिंता, ना पीने की, ना पहनने की और ना ही परिवार की। शिकार करता है और मस्त खुशी हवा में कभी इधर कभी उधर घूमता रहता है। कभी इधर घूमता है तो कभी उधर घूमता है। सारे दिन आसमान में उड़ता रहता है। असल जिंदगी तो यही है, जीवन तो यह जी रहा है। और फिर वह आसमान की तरफ देखकर जोर जोर से चिल्लाता है कि काश मैं भी इस बाज जैसा होता तो मुझे भी कोई दुख ना होता, मुझे भी कोई परेशानी नहीं होती। काश मैं भी इस बाज जैसा होता। तब वह 2 से 3 बार जोर जोर से चिल्लाता है कि काश मैं भी इस बाज जैसा होता,
मुझे भी कोई दुख ना होता, मुझे भी कोई परेशानी नहीं होती। तो अचानक आसमान में बिजली कड़कने लगती है। तो आसमान से आवाज आती है कि हे इंसान, क्या यह हमने सच सुना है कि तुम हमारी दी हुई जिंदगी से परेशान है और तुम एक बाज बनना चाहते हो? तो इस आकाशवाणी को सुनकर वह इंसान हैरत रह जाता है और आसमान की तरफ देखकर कहता है कि हाँ, मैं सच में अपनी इस जिंदगी से बहुत ही परेशान हूँ, क्योंकि हर परेशानी मेरे साथ ही है, हर दुख मुझे ही है, हर तकलीफ मेरे ही साथ है। तो आसमान से फिर आवाज आती है कि हे इंसान, एक बार फिर से सोच ले, हमने तुझे बड़ी प्यारी जिंदगी दी है, लेकिन अगर फिर भी तुम चाहते हैं कि हम तुझे बाज बना दे तो हम तुझे बाज बना देंगे, लेकिन अगर एक बार हमने तुझे बाज बना दिया तो फिर हम तुझे बाज से इंसान दोबारा नहीं बनाएंगे। तो यह आदमी तुरंत जवाब देता है, हाँ हाँ हाँ, मैंने अच्छी तरह सोच लिया है, मैं बाज ही बनना चाहता हूँ। कि तुझे इंसान बनना नहीं है? तभी ऊपर से आवाज आती है कि जैसे ही तुम्हारी इच्छा और वह इंसान बाज बन जाता है, बाज बनते ही वह इंसान खुली हवा में उड़ने लगता है। कभी उड़ता हुआ इधर से उधर चलता है, तो कभी उड़ता हुआ इधर से उधर जाता है और सोचता है, क्या मजे की जिंदगी है, असल जिंदगी तो यही है, ना कोई चिंता, ना कोई परेशानी, ना कोई डर। वाह, सारा दिन मैं मजे से इधर से उधर उड़ता जाऊंगा और दिन भर ऊंचे आसमान में मैं उड़ता ही जाऊंगा। यही सोचकर 2-3 मिनट पंख मारता है और उसके बाद पंख मारना बंद कर देता है और लंबे समय तक हवा में तैरता रहता है। इसी तरह हवा में तैरते हुए शाम का समय नजदीक आ जाता है, तो वह सोचता है कि मेरे पास रहने का एक ठिकाना भी तो होना चाहिए, जहां मैं रात में आराम कर सकूं। तो यह सोचकर वह छोटी छोटी लकड़ियां इकट्ठा करने लगता है और एक ऊंचे पेड़ पर अपना घोंसला बनाने लगता है। एक एक लकड़ी का तिनका लेकर वह अपने लिए एक सुंदर सा घोंसला तैयार कर लेता है और रात में उसी में आराम करता है और सोचता है, सुबह उठकर शिकार भी तो करूंगा और सुबह उठकर फिर से मौज मस्ती भी करने को मिलेंगी। हवा में उड़ेंगे। सुबह होते ही वह शिकार की तलाश में निकल पड़ता है और हवा में उड़ता रहता है। ऊपर से जाकर देखता है कि कहीं जमीन में मुझे कोई शिकार नजर आए तो मैं तुरंत जाकर उसे दबोच लूं और वही खा लूं, लेकिन उसे कोई शिकार नजर नहीं आता। काफी समय बीत जाते हैं और वह लगातार ऊंचाई से शिकार को ढूंढता रहता है, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिलता। जंगल होता है, वह उस जंगल में चला जाता है, वह सोचकर कि शायद वहां कोई अच्छा सा शिकार मेरे हाथ आ जाए। यह जंगल के ऊपर उड़कर शिकार को ढूंढता रहता है, जंगल के अंदर जाकर भी शिकार को ढूंढता है, लेकिन उसे वहां भी कोई शिकार नहीं मिलता है। शाम का समय नजदीक आ जाता है, तो मायूस होकर
वापस अपने घोंसले की तरफ लौट रहा होता है तो रास्ते पर थक कर एक पेड़ के ऊपर बैठ जाता है। जब यह उस पेड़ के ऊपर बैठा होता है तो उसकी नजर एक बीमार चिड़िया पर पड़ती है जो कि थकी हुई अवस्था में होती है। वह तुरंत जाकर उसे दबोच लेता है, उसके पंख निकालकर अलग कर देता है और उसे खा जाता है। उस चिड़िया को खाने के बाद वह अपने घोंसले की तरफ उड़ जाता है और रास्ते में सोचता है कि चलो बीमार चिड़िया ही सही, लेकिन कुछ तो खाने को मिला। वह अपने घोंसले पर पहुंचकर आराम करने लगता है और सोचता है सुबह एक अच्छा सा शिकार पकड़ और अपनी भूख मिटा लूंगा। जैसे ही सुबह का प्रकाश होता है वह निकल पड़ता है अपने शिकार की तलाश में। हवा में उड़ता रहता है लेकिन आज फिर कोई शिकार उसके हाथ नहीं आया। काफी समय बीत जाता है। वह ऊंचाइयों पर जाकर अपनी तेज नजरों से शिकार को ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन उसे कोई भी शिकार नजर नहीं आता। फिर यह आस पास के जंगल की तरफ चला जाता है लेकिन उसे वहां भी कोई शिकार नहीं मिलता। इसी प्रकार पूरे दिन उड़ते उड़ते शाम का समय नजदीक आ जाता है तो यह निराश होकर वापस लौटने लगता है और रास्ते में एक पेड़ पर आकर बैठ जाता है। सोचता है शायद आज फिर कोई बीमार चिड़िया मेरे इंतजार कर रही हो, लेकिन हर बार किस्मत मेहरबान थोड़ी होती है। आज इसे कोई शिकारी चिड़िया नहीं मिली शिकार करने के लिए। थक कर वापस अपने घोंसले की तरफ चल पड़ता है और घोंसले पर पहुंचकर भूखा प्यासा ही पैसा वो चला जाता है और सोचता है कल सुबह एक बड़ा सा शिकार पकड़ूंगा और आज की भूख भी मिटा लूंगा। रात को अपने घोंसले में सोया होता है गहरी नींद में तो कि तभी एक भयानक तूफान आता है। उस तूफान की हवा इतनी तेज होती है कि उसके घोंसले को उड़ाकर एक जगह फेंक देती है और उसे कहीं दूर दूसरी जगह फेंकते हैं तो वह जाकर गिरता है। वहां नीचे एक नोकदार लकड़ी पड़ी होती है जो उसके पंजे में गड़ जाती है और उसे बुरी तरह घायल कर देती है। तूफान के रुकने के बाद बारिश शुरू हो जाती है। तेज बारिश होते रहती है पर यह किसी तरह से पेड़ों के नीचे छिपकर बैठा रहता है। बड़ी मुश्किल से उसकी रात कटती है। जब सुबह होती है तो बारिश रुक जाती है। बारिश के रुकते ही चारों तरफ खुशियां छा जाती है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होती है। नदियां और झरने बहते रहते हैं। बस कुछ फिर पहले की तरह हो जाता है, लेकिन यह बाज अब पहले की जैसा नहीं रहा। इसका पाँव बुरी तरह घायल हो चुका है। उसके पंजों में जो लकड़ी लगी थी उसकी वजह से उसका पंजा बुरी तरह छिल जाता है। और मैं आपको बता दूं कि बाज का जो पंजा होता है जिसे वो शिकार को पकड़ने के लिए सबसे ज्यादा काम लेता है, क्योंकि बाज अपने पंजों से ही अपने शिकार को पकड़ता है, दबोच लेता है और फिर उसे अपनी चोंच के माध्यम से नोच नोच कर खाता है। लेकिन अब इस बाज का पंजा बुरी तरह से घायल हो चुका था और वह पिछले 2 दिनों से भूखा था। वह शिकार के खोज में थोड़ा सा उड़ता है, शायद फिर कहीं कोई बीमार चिड़िया
उसे मिल जाए, लेकिन कहा बार बार कोई बीमार चिड़िया मिलने वाली थी। वह कुछ देर तक उड़ता है, लेकिन फिर भूख और दर्द के मारे थक कर एक पेड़ पर आकर बैठ जाता है। लेकिन उसे पता नहीं था कि वहाँ एक और मुसीबत उसका इंतजार कर रही है, और वह मुसीबत यह थी कि 8-10 कौवों का एक झुंड मिलकर उसे परेशान करने लग जाता है। उसके ऊपर आकर उसके घाव में चोंच मारने लगते हैं। उन्हें भी पता चल जाता है कि यह बाज घायल है और भूखा भी है, और भूख की वजह से कमजोर भी है। यह बाज उनसे बचने के लिए थोड़ा सा उड़ता है और फिर जाकर बैठ जाता है। उनसे पीछा छुड़ाने का प्रयास करता है, लेकिन वह फिर उनके पीछे आ जाता है। यह फिर उड़कर थोड़ी देर चला जाता है, लेकिन वह उसका पीछा नहीं छोड़ते और बार बार उसके पास आकर उसे परेशान करते हैं। कौवे अक्सर बाज के साथ ऐसा ही करते हैं, लेकिन फिर बाज भी उनके साथ एक खेल खेलता है। जब कौवों का झुंड बाज को परेशान करता है और उसका पीछा नहीं छोड़ता, तो बाज हवा में सीधे उड़ान भरने लग जाता है। कौवे भी उसके पीछे उड़ते हैं, लेकिन कुछ देर तक उड़ने के बाद कौवे ऐसी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें ठीक से ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है। उनका दम घुटने लगता है, उसकी सांस रुकने लगती है, तो फिर वह वहां से ऊपर नहीं जाते। पर क्योंकि बाज तो बादलों से भी ऊपर उड़ जाता है, इसीलिए वह तो ऊपर चला जाता है। लेकिन कौवे वहां से ऊपर नहीं जाते हैं और वो नीचे आने लगते हैं। तो इस तरीके से बाज उनसे अपना पीछा छुड़ा लेता है, लेकिन ऐसा करने के लिए, इतनी ऊंची उड़ान के लिए इस बाज के पास इतनी ताकत नहीं थी, क्योंकि यह भूखा भी था और घायल भी था। तो यह उड़ता और थोड़ी दूर जाकर बैठ जाता और कौवे फिर आकर उसे परेशान करने लग जाते। इसी तरह भूख और घायल हाल में एक दिन गुजर जाता है, दूसरा दिन गुजर जाता है और फिर तीसरा भी दिन गुजर जाता है, लेकिन इस बाज की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। उसकी हालत बद से बदतर होती जा रही थी। चौथे दिन जब वह बिल्कुल ही खत्म होने पर आ जाता है, उसके अंदर बिल्कुल ही ताकत नहीं बचती और उसका शरीर उसका साथ छोड़ने लगता है। तो वह किसी तरीके से उड़कर पास के इंसानों के हॉस्पिटल वहां होता है और उस छत पर बैठ जाता है और आते जाते लोगों को देखता है। मरीजों को वो ताड़ता है और अपने आप से कहता है कि काश आज मैं एक इंसान होता तो ऐसे छोटे मोटे जख्मों का हॉस्पिटल से इलाज करवा लेता, किसी को बता देता कि मैं भूखा हूँ, परेशान हूँ, मेरे साथ यह परेशानी है। लेकिन आज मैं एक ऐसा बेजुबान परिंदा हूँ जो किसी से कुछ नहीं कर सकता, किसी को अपना दुख नहीं बता सकता, किसी से कोई मदद नहीं मांग सकता। यही बात सोचकर वह किसी छत पे अपना दम तोड़ देता है। वह अपनी जान की कुर्बानी दे देता है, लेकिन साथ हमें ये भी सीख मिलती है कि आपको जैसा बनाया गया है, आप जैसे भी हो उसी में खुश रहो और उसी में बेहतर करने की कोशिश करते रहो, ना कि
इस बात से परेशान रहो कि काश मैं ऐसा होता, काश मैं वैसा होता, काश मैं यह बन जाऊं। आपको जैसा भी बनाया गया है, आप उसी में अपना सर्वश्रेष्ठ करने का प्रयास करते रहो। दोस्तों, यह कहानी तो एक काल्पनिक कथा है, लेकिन हमें जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम सिखाकर जाती है कि हम जैसे भी हैं, अच्छे हैं। बस हमें इसी में अपना सर्वश्रेष्ठ करने का प्रयास करते रहना चाहिए। यही है हमारी आज की कहानी।